सिलगुटी। नागपुर के बारे में भविष्य में क्या करना चाहिए, इसके लिए आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी मुझे विशेष रूप से खुशी हुई और आपको इनकरेज करने के लिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। जब निधि ने मुझे बताया तब मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। वैसे नागपुर में 1975 के बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद के नागपुर को मैंने देखा है। उसके पहले का जो नागपुर है उसमें भी अच्छा काम हुआ है और उसकी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है। अभी एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि एक आइडिया क्या कर सकती है। इसका उदाहरण है कि 96 में मैं जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो वेद करके एक संस्था है नागपुर में। उसके दो प्रमुख थे, एक विलास काळे और गोविंद डागा। आज भी दोनों हैं। वो मुंबई में मंत्रालय में मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे बताया, उनके साथ एक टाटा कंसल्टेंसी के अधिकारी थे, अड्यालकर या ऐसा कुछ उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि नागपुर से रोज 350 फ्लाइट ऊपर से जाती है। तो मैंने उनको पहला प्रश्न पूछा, दिखता तो नहीं है कभी? तो उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, ये सब फ्लाइट्स नागपुर के ऊपर से जाती है और ये जो फ्लाइट है ये यूरोप में और यूएसए में जाती है। और ये जब फ्लाइट वहां से निकलती है, जिनके कार्गो प्लेन्स, तो उनको 18 घंटे चलने के लिए उतना फ्यूल भरना पड़ता है। और इसलिए हमारी आइडिया ऐसी है, जो अड्यालकर ने मुझे समझाया, कि इसमें अगर 50% अगर फ्यूल भराया जाए तो 50% कार्गो बढ़ेगा और नागपुर बीइंग ए 0 माइल इंटरनेशनल एयर कार्गो हब बनेगा। तो दैट वाज द आइडिया जो मुझे उन्होंने उस समय दी। और उस एक आइडिया के बाद मैंने एक संस्था स्थापन की थी महाराष्ट्र सरकार में, MSRDC, जिन्होंने समृद्धि महामार्ग बनाया, उसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूं। तो जब वो बात मेरे मन में आई तो उसी से एक आइडिया जो विजुअलाइज हुई, वो इंटरनेशनल एयर कार्गो हब, इसको जोड़कर इंटरनेशनल एयर कार्गो एंड पैसेंजर हब करके इसकी शुरुआत हुई। मैंने MSRDC में उसको मान्यता दी और ये प्रकल्प करने की कोशिश शुरू की। तब इतिहास ऐसा होता है कि हमारे भारतीयों में हम कभी इतिहास लिखते नहीं। अंग्रेजों को ये आदत रहती थी कि रोज रात को वो डायरी लिखते थे। तो इतिहास में उस समय यहाँ नागपुर में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। ये निधि जहाँ रहती है, जयताड़ा से जो रोड जाता है, उस कॉर्नर पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। और उस समय नागपुर के MP थे विलास मुत्तेमवार, और शरद पवार साहब और पूरे कांग्रेस ने मेरे खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और मिहान की जमीन हम लेने नहीं देंगे, उसमें गुर्दे जी भी थे। और इसके लिए वहां करीब सब इकट्ठा होकर मेरा पुतला भी फूंका गया था कि वे मिहान नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रेशर खड़ा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। पर बाद में मुझे लगा कि ये भविष्य में नागपुर के हित का है, ये करना चाहिए, और मैं उसके पीछे लगा रहा। और आज देखिए कि आप सब लोग यहाँ बैठकर विचार कर रहे हो, पर ये अगर आइडिया ही नहीं आती तो ये आप कहाँ बैठते हैं?
तो स्मॉल आइडिया ये बहुत बड़ी होती है। इसलिए नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, सिटी बेस्ड रिसर्च, लोगों की आवश्यकता क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसके आधार पर रिसर्च होना चाहिए। बहुत से लोग अनेक विषय पर डॉक्टरेट और पीएचडी लेते हैं, वो विद्वान ही है, पर व्यवहारिक दृष्टि से उसका संबंध अपने रोजमर्रा के जीवन के साथ कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, अनऑर्गेनाइज हूँ। उस समय बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन था और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। इन माय करियर मुझे 75 में जब इमरजेंसी लगी तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम कर रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं था उस समय। तो मैं एचएससी में मुझे 49.26% साइंस ग्रुप में मिले और 52% एग्रीगेट मिले और 50% के ऊपर मार्क न होने के कारण मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन को मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे 14 डिलीट मिली है और 2 डिलीट घोषित हुए, उसके लिए मुझे समय लेना है, पर मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता, क्योंकि मैं ये अक्सर मेरे मन को प्रश्न पूछता हूँ कि द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर कैसे बन सकता है। तो मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, अब 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, तो मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो मैं इतना जरूर कहता हूँ कि काम करने का और नॉलेज का कोई संबंध नहीं। जो हमारे लॉ कॉलेज में जो सबसे मेरिट में थे उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, जो 3 बार फेल हो गए वो बहुत अच्छे वकील बने। इसलिए आप किताबों को लेकर खूब अध्ययन करके मेरिट में पास होना पर्याप्त नहीं है। कम मार्क मिले तो चलेगा, पर पहली बार प्रैक्टिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर आप आपकी कैपेबल लीडरशिप उस क्षेत्र में कैसी खड़ी कर सकते हो, ये सोचो। केवल थियोरेटिकल नॉलेज से पर्पज नहीं सॉल्व होता, और इसलिए स्वाभाविक रूप से पब्लिक में जब जाते तो हमें समस्याएं मालूम होती है और लोग भी अलग अलग होते हैं। ये दोनों संस्थाएं हैं, ये एम्स है और ये उधर एम्स है, और ये हमारा विशेष रूप से मैनेजमेंट के लिए हमने बनाई हुई इंस्टीट्यूट है। ये जब संस्था बनी तो प्रकाश जावड़ेकर मंत्री थे, तब सीपीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट थे। तो मैंने उनको कहा कि सरकारी आर्किटेक्ट वही बनते जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, सरकारी वकील भी वही बनते कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, तो ये मत्थे पे क्यों मारते हो। तो सीपीडब्ल्यूडी ने मुझे कहा कि नहीं, ये सर कानून है, कानून गया गड्ढे में तुम्हारा, मुझे नहीं मानना है। और मैंने स्पेशल परमिशन लाई और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लिया। इसमें केपी गुरनानी करके टेक महिंद्रा के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक कमिटी अपॉइंट की और मैंने कहा ये प्रोफेशनल लोग जरा इसको प्लान करें और अच्छे क्वालिटी का बने। तो उन्होंने क्या किया कि आर्किटेक्ट के लिए कंपटीशन रखी, तो ये डिजाइन बनाया। ये बेंगलोर का कोई आर्किटेक्ट था, उसने बनाया, वो सिलेक्ट हुआ, वो सिलेक्ट करने में मैं था। ये बिल्डिंग कैसी बनी देखो, और वो बाजू में एम्स है, वहां सरकारी अधिकारियों ने पूरा प्रभाव छोड़ा है। अब मैं तो कह सकता हूं क्योंकि मैं सरकार हूं, मैं काहे के लिए डरूं किसके। अब गधे को घोड़ा कैसे कहूं। तो ये बिल्डिंग बनाई और बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी एक ही है, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने जितनी गालियां मेरे से खाई होगी तो जिंदगी में नहीं खाई। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, और मैंने दरवाजा बंद करके ऐसी धुलाई करूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो बहुत गंदे काम किए थे वहां, और यहाँ आर्किटेक्ट अलग था। तो ये सेम कॉन्ट्रैक्टर, आज लागू में प्लॉट है दोनों, कितना फर्क है आप देख लो। और इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे सोचते हो और कैसे काम करते हो। नागपुर में अगर नागपुर का डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, तो क्या होना है।
दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने आपको पूछना चाहिए। मैंने भी मेरे को पूछा था, और ये कोई सेमिनार में मैं गया नहीं था, और कोई पर मैक्सिमम 90% प्रोजेक्ट कई मेरे दिमाग से निकले वो लोगों की समस्याओं से निकले। और पहला जो है उसमें प्रॉब्लम बहुत है। तो मैंने नागपुर में देखा कि एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, रिंग रोड, लो कॉस्ट हाउसिंग, प्लानिंग, और ये सब करने के लिए जो एजेंसी थी उसमें नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कॉन्फ्रेंस, अपने ये कारपोरेशन, बहुत महान लोग हैं सब। मैंने एक बार NIT के लोगों को कहा था, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ना प्रधानमंत्री बने ना राष्ट्रपति बने, पर एक आध दिन तुम्हारे ऑफिस में आकर मैं अपना नाम नहीं लेता निकालूं और एक एक को 100 मार के जाओ तो मुझे इतना गुस्सा आता है। और आउट ऑफ बॉक्स जब काम करोगे तो बहुत तकलीफ होती है। तो पहली बात तो यही है कि नागपुर के प्लानिंग में सबसे अच्छा एजुकेशन में देखिए। आज नागपुर में देखते देखते एम्स आया, मेडिकल मेयो आया, प्राइवेट 2 मेडिकल कॉलेज आए, डेंटल कॉलेज आए। तो आज नागपुर में हेल्थ के इसमें, डॉक्टर के इसमें बहुत अच्छे नर्सिंग कोर्सेज आए, पैरामेडिकल कोर्सेज आए। और नागपुर में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने नागपुर को हेल्थ हब बनाया, क्योंकि बाजू में जो मध्य प्रदेश के 2-3 डिस्ट्रिक्ट है और छत्तीसगढ़ के, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण बड़े प्रमाण पर नागपुर में फ्लो आया। और फ्लो आने के कारण नागपुर में हॉस्पिटल्स बहुत खुल गए। तो पहली बात तो नागपुर में हेल्थ सर्विसेज के बारे में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। और अभी एक कल्पना ऑलरेडी है, जो एक बहुत अच्छी कल्पना थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो जयप्रकाश नगर स्टेशन से आप जाते हैं ना, लंदन स्ट्रीट, ऑरेंज स्ट्रीट कहते हैं, ये जगह खरीदने का एक निर्णय हमने किया। ये डिफेंस की रेलवे लाइन थी। आप में से कितने लोगों ने देखी है रेलवे लाइन डिफेंस की? यहाँ एक रेलवे लाइन थी, फिर रेलवे लाइन उखाड़ी गई, तो जगह खाली पड़ी थी। तो जगह खाली पड़ी थी तो मैंने कहा ये हम खरीदी करेंगे। तो अपूर्व चंद्र करके अच्छे IAS ऑफिसर, अभी शायद जनरेशन में MD है IAS ऑफिसर, तो उनको मैंने, वो कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा साहब ये लेके हम क्या करेंगे? मैंने बोला आप ये तेल ले तो लो, अप्लाई करो। और हमने 2.5 करोड़ रुपए में जगह खरीदी की, 35 हेक्टर, अप टू टी पॉइंट हिंगना। और फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर को मैंने, मेरे अच्छे संबंध थे, तो मैंने उनको कहा कि आप ये डिज़ाइन बनाए। उन्होंने एक लंदन स्ट्रीट करके एक डिज़ाइन बनाया। ये बहुत सालों से चल रहा है, इसको बहुत पेशेंस है, और मुझे पेशेंस है करके मैं करते रहा हूँ। पर जिसकी इतनी एनर्जी वेस्ट हुई कि जीवन के अनेक साल अनेक मूर्खों को समझाते समझाते खराब हुए। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड। तो ये जब उसका डिज़ाइन तैयार हुआ तो ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर वर्ल्ड का फेमस आर्किटेक्ट है, वो बड़ा थक गया। उसने मुझे कहा नितिन जी मुझे कोई भी काम बताओ पर कारपोरेशन के साथ काम मत करो, मुझे बहुत बताओ, मुझे मुक्त करो। मैंने बोला हफीज ये नसीब है तेरा कि मैंने तेरे को नागपुर महानगर पालिका का काम दिया है, और ये काम अगर तूने किया तो तू वर्ल्ड में कोई भी काम के लिए फिट हो सकता है। इसलिए तू यहाँ का एक्सपीरियंस ले। बोले मानने हैं मुझे, मैं कहूँगा। अब उसमें से 2.5 करोड़ में से अभी 700 करोड़ कारपोरेशन को मिले, 2,500 करोड़ मिलेंगे प्रॉफिट। 2,500 करोड़ पर ये पूरे प्रॉपर्टी को बेचकर टैक्स 200-225 करोड़ साल का अलग। तो ये एक आइडिया थी कि भाई इसको हम लोग उपयोग में लाए। तो नागपुर में पहली बात तो है कि वही अब हम लोग एक 4,000 बेड की बिल्डिंग बना रहे हैं, जो केवल मेडिकल हब होगा। और धमतौली और रामदासपेट में रास्ते पे गाड़ियां खड़ी करके जो पूरा लोकमत से लेकर रोड सड़ा दिया पूरा,
वो पूरे धंतोली में कहीं जाने को रोड नहीं, कहीं नहीं, पार्किंग नहीं, पूरा कचरा बन गया सब। तो उन डॉक्टरों को नोटिसेस गए थे, कारपोरेशन के भी गए बहुत बार। अब मैं भी चुनाव लड़ता हूँ नागपुर से, और नियम से ही सबको काम करूँगा, तो मैं थोड़ी चुन के आऊँगा। वो तोड़ने के नोटिस आए, तो फिर मैंने कहा ठहरो देखेंगे बाद में। तो अभी उन लोगों को मैंने प्रपोजल दिया है कि मैं 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट तक आपको डब्बे बना के देता हूँ, आप अंदर हॉस्पिटल बनाओ और आप ही भरो टेंडर। तो एक 4,000 बेड की कैपेसिटी ये रोड पे आगे आएगी। एक ऑडिटोरियम उसमें है, सब्जी मार्केट है, मटन मार्केट है। अब मैं थोड़ा, मेरी आइडिया भी अनुभव से बदल गया। मैंने बोला कारपोरेशन को पैसे कमाने के बजाय मैं अब लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिला के चाहिए। बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, कबड्डी, खो खो, स्टेडियम, स्विमिंग टैंक्स, और 100 रुपये में लोग जाए महीने भर, फ्री ऑफ चार्ज, वो अफोर्ड कर सके, ऐसी फैसिलिटी हो। तो अब नेचुरली वो जाएंगे तो धंतोली और रामदासपेट के जो डॉक्टर जाएंगे तो वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो पहली बात तो नागपुर में हेल्थ सर्विसेज में अभी एम्स भी है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल में वो भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, मेयो का भी काम हो रहा है। देवेंद्र जी ने दोनों के लिए काफ़ी पैसे दिए हैं। तो एक बार हेल्थ के बारे में अभी कोविड के समय बहुत तकलीफें आई थी, तब हमारी टेस्ट थी और हमने उस समय उस अनुभव से काफ़ी सीखे हैं। तो आज एम्स में भी अच्छा है, कुछ कमियां हैं। देखिए नीड क्या है, ये न समझने के कारण कैसा नुकसान होता है, उसका उदाहरण है एम्स। हमारे नागपुर में जो पूर्व विदर्भ है, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनमें से बड़े प्रमाण पर 70 to 80% लोगों को सिकल सेल और थैलीसेमिया की बीमारी है। दुर्भाग्यवश समाज में भी जागरूकता नहीं है, लीडर को भी नहीं है, और शादियां रिपीटेड कर रहे जिसको है उसमें, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या है। मैं उसमें अनेक दिनों से काम कर रहा हूँ। अभी हमने बोन मैरो के ऑपरेशंस किए, तो एक ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए लगे। तो रिलायंस मुंबई में हॉस्पिटल में किए थे, तो 5 करोड़ कोल इंडिया ने जब दिए थे, तो 50-60 लड़कों के ऑपरेशन में उनको जान मिली। अब मैं यहाँ एम्स खोलने के बाद यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ हमारे लोगों की समस्या सिकल सेल और थैलीसेमिया है और तुम्हारी कैपेसिटी, तो उपयोग क्या है तुम्हारा? तो अभी वो कर रहे हैं, अभी उन्होंने 4 बेड का किया है, वो ठीक नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाँ की समस्याओं के साथ वहाँ के उपाय होने चाहिए। तो पहली बात तो हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा। दूसरा जो है, जो किसी भी शहर में हो, एम्प्लॉयमेंट। जब मिहान शुरू हुआ तो विरोध हुआ, पर आज मिहान ने करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। और रोजगार ये किसी भी शहर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ TCS है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, बड़े HCL है, और इनकी अभी रिक्वायरमेंट आने वाले 2-3 साल में इनको 30 से 40 हजार लोग लगने वाले हैं। और इसमें टाल करके कंपनी है, और वो टाल कंपनी जो है उसकी कहानी भी ऐसी है कि टाटा की है। तो यहाँ अभी एयरबस और बोइंग के पार्ट्स बनते हैं। तो ये कंपनी जब थी तो इसको जमीन एक्वायर करके वहाँ टाल को जगह हैंड ओवर करनी थी, पर वो जमीन वाले किसान देते नहीं थे, जमीन को ज़्यादा भाव चाहिए था। तो उस समय एक समय टाटा ने हमको बता दिया कि इस तारीख तक जमीन नहीं मिलेगी, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो मैं टेंशन में था। तो ये जो बाजू में ये जो बिल्डिंग है, पहली रेसिडेंशियल नहीं, क्या कौन सी सिटी, फर्स्ट सिटी। तो फर्स्ट सिटी एक मुंबई का एंटरप्रेन्योर था, मेरा अच्छा मित्र है अतुल शिरोडकर करके। तो वो था, तो फिर उसने कहा कि मैं मदद करता हूँ। उसने अपने जेब से 2.5 करोड़ रुपए ज़्यादा के दिए और किसानों को एडिशनल पैसे दिए, तो वो जगह मिल गई। और सिन्हा साहब ने तुरंत 2 दिन में टाटा को
जमीन हैंडओवर की, इसलिए टाल यहाँ आया, नहीं तो चला जाता। अब टाल में एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स बनते हैं, 3000 लड़के उसमें काम करते हैं, और वो कामठी तालुका, नागपुर तालुका के ग्रामीण क्षेत्र से लड़के लड़कियों को यहाँ जॉब मिला है। तो ये नेचुरली उपयोगी है। अब यहाँ फॉल्कन अपने यहाँ बनना शुरू हुआ। अभी तक वो फिर से अमेरिका में, जो कल ही मैंने बात की फॉल्कन की, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि 24 तक हम फॉल्कन बनाएंगे, पर नहीं बना। यहाँ डोसाल्ट करके जो फाइटर जेट है, फ्रांस की कंपनी है, वो बनाती है। तो अभी वो डोसाल्ट तो बनाएगी, पर फॉल्कन 12 सीटर 11 सीटर जो बनने वाला था वो नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी कैपेसिटी करीब 150 फॉल्कन जेट बनाने की है, और वो अमेरिका जाते हैं तो अभी टैरिफ के प्रॉब्लम आ गए। तो अगर परिस्थिति क्लियर होगी तो उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो वो अटका हुआ है। तो अब ये आज यहाँ सब प्रकार की इंडस्ट्री आ रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सेकंड फेज का मियान पकड़ के 2 लाख लोगों को आने वाले 5 साल में, अभी 1 लाख 1.25 लाख हुए और 1 लाख लोग मिलेंगे, तो नागपुर में निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत से प्रोजेक्ट आए, कुछ थोड़े बहुत अड़चन में भी आए, पर यहाँ मिहान में अलग अलग प्रकार की जगह भी है। कन्वेंशन सेंटर के लिए बड़ी जगह है। यहाँ डीएलएफ कंपनी ने जगह ली थी, पर उसकी कुछ दिक्कतें आई, कुछ हो नहीं पाया। हर चीज के पीछे ओनरशिप लेकर कंटिन्यूअसली काम करने वाली लीडरशिप चाहिए और ऑफिसर्स चाहिए। हमारे राजनीतिक भाषा में चमकेश बहुत होते हैं, कड़क कपड़े पहन के झंडा इधर उधर नेता के आगे पीछे दौड़ के अपना फोटो निकालना उनको बहुत जमता है, पर ओनरशिप नहीं होती काम की। ओनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ सक्सेस। तुम जिस काम को लो उसका दिन रात फॉलोअप करना, उसके पीछे लगना, उसको पूरा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लोग नहीं करते, केवल भाषण दे के निकल जाएंगे, बोल के चल, नहीं होता काम। तो कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है कि नागपुर के प्लानिंग को लगातार फॉलोअप करके ओनरशिप के साथ उसका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। अभी हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो नागपुर में एम्प्लॉयमेंट के लिए अब कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में और एक्सपांशन हो रहे बहुत से, जिसके डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर एम्प्लॉयमेंट ये चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट अगर देते हैं तो लोग रहेंगे कहाँ? हिंगना में इंडस्ट्री आई, बाजू में झोपड़पट्टी खड़ी हुई, बूटीबोरी में झोपड़पट्टी आई, पूरा गांव सड़ा दिया। इसका कारण कौन है? आईएएस ऑफिसर है। अब उनको ये नहीं पता कि जब इंडस्ट्री आएगी तो या एक रेसिडेंशियल लो कॉस्ट हाउसिंग की स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए। तो मैं जब एमएलए था तो प्रयास कर रहा था, मुझे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने कहा, सर आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर दिस इज नॉट मैंडेट फॉर माय डिपार्टमेंट, मेरे को मैंडेट नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब मिहान में जो लोग आएंगे उसके लिए स्मार्ट नागपुर भी बनाना पड़ेगा। ये लड़के जो आए हैं ये पढ़े लिखे हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्मार्ट सिटी भी इसके आजू बाजू में बनाने की प्रक्रिया शुरू है, लो कॉस्ट हाउसिंग बाकी जगह पर, तो वो भी आवश्यकता है। अब ये एम्प्लॉयमेंट जब आएगा तो उसके लिए जब डेवलपमेंट होगी तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 बातें होती है। नागपुर इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री जिसने 24/7 हमने लागू किया है। 24/7 का मतलब ये मैंने कहीं तो भी पढ़ा था। तो एक बार फिर मैं फ्रांस में गया था, तो विवोलिया करके वर्ल्ड फेम कंपनी है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे प्रोजेक्ट देखना है। तो उन्होंने मुझे एक टनल के नीचे अंदर उतार कर पूरे पाइपलाइन के कनेक्शन और पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दिखाया कि 24 घंटा पानी हम देंगे। हमने टेंडर निकाला, अभी तक हम दे नहीं पाए, पर नागपुर में पिछले 15 साल में पानी के लिए मोर्चा नहीं निकला। करीब 80 to 90% पानी, 90% है, मैंने 16-18 घंटे पानी 20 घंटे तक नागपुर में कम से कम 20 से 22% लोगों को मिलता है, और करीब 40-45% लोगों को 60% के ऊपर मिलता है।
और कुछ लोगों को करीब 25% तक मिलता है। अब नागपुर में पानी है, टोटल पेंच में जो पानी होता है, मैं आपको इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि आपको हर चीज के डिटेल जाकर आप प्रॉब्लम को समझोगे। एक तोतला डोह करके डैम है और एमपी के कैचमेंट एरिया से वहां पानी आता है और वहां वो हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं और पावर जनरेट करके वो पानी छोड़ देते, वो पेंच में आता है और पेंच का पानी जो होता है वो गोरेवाड़ा में आता है। पहले वो कैनाल से आता था। करीब 7-8-10 साल पहले हमने वहां एक बहुत बड़ी स्टील की पाइपलाइन डालकर 1300 करोड़ खर्चा करके वो कैनाल को कन्वर्ट किया। अब पहले वो पानी आता था, इरिगेशन हमसे कारपोरेशन से पैसे लेते थे। तो एक दिन मैंने कहा पैसे कैसे लेते हैं? बोले ऐसे ही लेते हैं। बोले इनके घर का माल है क्या, ऐसे कैसे लेते हैं? तो पहली बार हमने फ्लो मीटर बिठाया। अब हमको पता चलता कितना पानी आया कितना गया, वो फ्लो मीटर ही नहीं था। और जो पानी आता था वो उसका ऑडिटिंग नहीं होता कि कहाँ पानी पता ही नहीं। तो गोरेवाड़ा में पानी आता था और दूसरा पानी जो है कनान में, ये जो कंटोनमेंट है कामठी का, इसके पीछे में एक बैरेज बनाकर वहां से पानी रोकते हैं। तो करीब 180 MLD पानी वहां से आता है और करीब 550, 600, 750 तक कैपेसिटी है MLD पानी पेंच से आता है। अब पानी की कोई कमी नहीं है। आज पेंच में आज की लेवल पानी की 98% है और जब 20-30% में आती थी तो यहाँ नागपुर में सब क्या होगा तो पानी की कोई कमी नहीं है। अब प्रॉब्लम पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन सड़ी हुई है और हमारे वहां लोगों ने पाइपलाइन के ऊपर अपने बिल्डिंगें बना दी है। तो पाइपलाइन बदलना है तो बिल्डिंग गिरानी पड़ती है। तो नेचुरली अब वो टांकियां बन गई। अब 97 टांकियां हमने बनाई, उसकी भी कहानी है। अब उसमें पानी है कि जब पेंच में पानी है, कनान में पानी है, तो फिर 24/7 क्यों नहीं होता? तो आपको अभी कभी टाइम मिलेगा तो ये विवोलिया के ऑफिस है, उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा स्क्रीन लगा हुआ है और कहाँ से कितना पानी आता और कितना आता वो देखने के लिए मिलेगा, जरूर जाइए। अब वो मैं उनके पीछे लगाऊं कि तुमको टर्मिनेट कर रहा हूँ। 124/7 कहाँ हुआ? तो पाइपलाइन नहीं है। फिर पाइपलाइन डालना है तो कारपोरेशन को पैसा देना, तो पैसे नहीं है। अब धीरे धीरे चालू हुआ है, तो पाइपलाइन को भी कन्वर्ट करके कंप्लीट होगा तो उतने समय अनधिकृत लेआउट बने। ये नागपुर ऐसा एक शहर है कि जहाँ ओनरशिप नहीं है। ग्रीन बेल्ट के ऊपर कोई भी चुने की रेखा फोड़ता है, एक सोसाइटी बनाता है, प्लॉट बेचता है, ना माँ का पता ना बाप का पता, बेटा पैदा होता है और हमारे पास आके पिट बाबा बाबा करके हमारे बिस पे बैठ जाता है। हाँ, लाखों लोग हैं ऐसे। अच्छा, हम भी मजबूर हैं, चुनाव में जाते तो हमको दिखाते देखो गड्ढे, पानी नहीं आ रहा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई किसको पूछ के आया, नकाशा सैंक्शन किया क्या, जगह तेरी है क्या? तो हमारा बाप है, माँ बाप, हम कुछ नहीं बोल सकते। उनकी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। तो वो करते करते हर एक जगह पर पूरा नागपुर का आउटर एरिया में यही हुआ। फिर हम उसको रेगुलराइज करते हैं। फिर रेगुलराइज करने में डेवलपमेंट प्लान बोलता है कि ये तो रोड है, यहाँ कैसे रेगुलराइज होगा? फिर उसके ऊपर चलते रहता है। फिर ऐसे 1980 से सीएम फार्मूला से लेकर अब तक खूब स्कीमें बनी। कारपोरेशन बोलती है कि जब तक एनआईटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया का डेवलप नहीं करेगा तब तक हम उसको नहीं लेंगे। खूब आईएएस ऑफिसर आ गए, कुछ मर गए बेचारे। एक बेड़गे करके थे, वो मर गए, तब से विवाद चालू है। फिर श्रीनिवास पाटिल थे, वो एमपी बन गए, गवर्नर बन गए, वो भी चले गए। फिर कुछ समय पे कारपोरेशन कमिश्नर और एनआईटी जो एक, तब मैंने बोला अब तो तू अकेला कुछ ना कुछ कर। नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत होता है ढकल पकल के। तो इसलिए नागपुर की प्रॉब्लम यह है कि करीब 5 लाख लोग जो है जो अनधिकृत लेआउट में रहते हैं और हम पानी, बिजली, रोड उनको बनाना है। वो ना कारपोरेशन का टैक्स देते हैं कोई। पर एक चीज है, और सरकार और पट्टे वाटप करता है, क्योंकि चुनाव जीतना है हमको, उसका फोटो वीटो लगा के दे बना।
साली जगह किसकी, बना रहा कौन रहा, परमिशन कोई नहीं, हम पट्टे बांट रहे। अब चुनाव के समय किसको ज्ञान सिखाए? आखिर मैं ज्ञान सिखाऊंगा तो आप मुझे बुलाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं एमपी नहीं बन पाऊंगा। तो नेचुरली वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द इशू। मेरी अच्छी बात को छोड़ना नहीं है। मैंने एक बांग्लादेश करके जगह है, और मैं आपको मैत्री साहब को भी कहूंगा कि इसका अध्ययन करिए। जब भारत पाकिस्तान वॉर हुई थी तो बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बस्ती बनी, नाइक तालाब, और वहां करीब अभी 30,000 लोग रहते हैं। एक मैंने स्कीम बनाई है, और स्कीम ऐसी बनाई कि जो जगह थी वो नाइक नगर नाइक काड़े उनकी जगह थी, और तय ये हुआ कि उनको ये इसको जगह, उनको पैसे वगैरह कुछ मिले नहीं, सब अतिक्रमण हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि इनकी जगह खाली करो, ये मालिक है। तो कलेक्टर और कमिश्नर ने एफिडेविट किया कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने एक बनाया कि उन लोगों को, मेरा भी इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ मुझे जो झोपड़पट्टी है वहाँ मुझे टोटल वोटिंग का 98% वोट मिलता है। तो मैं बोला ये मेरी वोट बैंक है, तो इनका भला किए तो मेरी मजबूत हो जाएगी। तो फिर मैंने एक स्कीम बनाई, और मैंने वो काड़े को बुलाया कि तुम इनको जितने घर है उसकी उतनी जमीन उसको बेच दे। तो बोले जमीन का भाव 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है। मैंने बोला तेरे को 8 रुपये नहीं मिलते, तेरी हिम्मत होगी, अभी 50 साल में 1 रुपया नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा, क्या? मैंने बोला आपका क्या प्रपोजल है? मैंने बोला तेरे को 500 रुपये स्क्वायर फीट दूंगा, चलता है क्या तेरे को? उसको तैयार किया, और मैंने फिर रजिस्ट्री करने का तय किया। बहुत बड़ी कहानी है, इसको आप जरूर रिसर्च करिए। तो रजिस्ट्री करने के लिए गया तो वो बोला कि रेडी रेकनर के हिसाब से रजिस्ट्री होगी। फिर मैंने देवेंद्र जी को कहा कि ये कौन देगा 8,000 रुपये, रेडी रेकनर का रेट है और कोई लेगा ही नहीं, ये तो 500 रुपये निकाला है, मुश्किल से वो भी मिलेगा कि नहीं। तो फिर उन्होंने एक स्पेशल GR निकाल के 500 रुपये रजिस्ट्री की कल ये दी। परसों मैं वो CBDT के ये इसमें ये इनकम टैक्स वाले एकेडमी में गया था, और मैंने वहाँ एक बोलते हुए घटना बताई। मतलब CBDT के चेयरमैन थे, तो वो सामने बैठे थे। पर वो कहानी उस समय क्या हुआ कि जब ये हुआ तो फिर हम लोग इनकम टैक्स में गए, तो उसने कहा रेडी रेकनर के हिसाब से मैं टैक्स लगाऊंगी। एक मैडम थी, सुनने के लिए तैयार नहीं थी, किसी बहुत समझा उसको, 6-7 महीने उसने खराब किया। तब मैंने कहा हाई नहीं, उतना पैसा कोई दे ही नहीं रहा, रजिस्ट्री कलेक्टर ये स्पेशल सरकार ने ऑर्डर निकाला, उसने नहीं माना। फिर CBDT चेयरमैन के साथ 5-6 बार मिला, नहीं हो पाया। फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को एक बार घर बुलाया कि दिस इज द प्रॉब्लम, तब उन्होंने आउट ऑफ वे जाके सैंक्शन दिया। अगर वो नहीं होता तो उसमें वो भाग गए काड़े, क्योंकि ये 500 रुपये में रजिस्ट्री होती तो उनको पैसा तो मिलता ही नहीं, ऊपर से उन पे 35 करोड़ का लाइबिलिटी आती। वो बोले उनको बेचना नहीं, हम भाग गए, अब मिलता कुछ नहीं, ऊपर से इनकम टैक्स लग जाएगा। अब बाद में वो सक्सेसफुल हुआ। फायदा ये हुआ, जो लोग विदाउट मीटर पानी लेते थे वो मीटर लगाया, जो बिजली चोरी करके बिजली देते थे वो पावर का मीटर लगाया, कारपोरेशन को टैक्स मिला, इनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी, बैंक उनको कर्जे देने लगे, और पूरे बस्ती अब रेगुलराइज हो गई, वो सब घर के मालक बने। काड़े भी खुश हुआ, उनको भी पैसा मिला, जो बैठे थे अतिक्रमित करके वो भी मालिक बन गए, कारपोरेशन को भी टैक्स भी मिला, पानी के पैसे मिलने लगे, उनके भी पैसे बढ़ गए, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको निकालना संभव नहीं था। तो नागपुर में ऐसी बस्तियों के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे, उसके सिवा नागपुर स्मार्ट शहर नहीं बन सकता। नागपुर में अच्छे बगीचे, अच्छे फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट, इसकी योजना ही नहीं है। अभी मैं कॉटन मार्केट, कभी आप गए होंगे तो जाओ, मुझे नहीं लगता आप लोग कहीं गए होंगे, गए वहाँ तो एक, अब क्या बताओ, इतना गंदा मार्केट है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्टर को लेके मैं गया था, तो एक मुत्री घर था, तो मैंने कहा आप उधर अंदर मत जाओ, नहीं मुझे देखना, अरे मत जाओ। गया अंदर, ऐसा दौड़ते हुए वापस आया कि मुत्री घर के मुद के लोगों ने एक कम से कम 3-3 इंच की लेयर बनी है, इतनी गंदगी पूरी।
अब वहाँ हम लोग हबीब खान करके आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है और हम वहाँ बहुत सुंदर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, स्कूल, मार्केट, सब्जी मार्केट, संतरा मार्केट, कॉटन मार्केट, और मैं वहाँ का पुलिस स्टेशन भी बाहर बांध के दे रहा हूँ, स्कूल को भी दूसरे स्कूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और पूरा इम्प्रेस प्रॉपर्टी के बाजू वहाँ मार्केट खड़ा कर रहे हैं। ये रामदासपेट में काचीपुरा, ये पीकेवी की जगह, वही सेम कहानी है। अभी सेम इससे मैं भिड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा नागपुर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा मुंबई में कुर्ला और ये जो है अपना सांता क्रूज का जो जोन है वैसा बनाने का विचार है, और उसमें क्लब भी बनाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग टैंक्स, उसमें बराबर उस पैसे से निकालेंगे। तो नागपुर में करीब 13 मार्केट बना रहे हैं। और रोड बनाना नागपुर में, तो तुम ये नागपुर को रेलवे लाइन ने डिवाइड किया है। मैं महल में रहता हूँ, वहाँ कोई रोड गिर कोई नहीं, ऐसा है कोई विदाउट परमिशन बांधते घर। अब वहाँ मेरे घर के सामने मैंने एक रोड बनाया, मुझे वर्ल्ड रोड बनाने में वर्ल्ड में रिकग्निशन मिला, पर मेरे घर के सामने जो रोड बनाया मैंने 2 किलोमीटर का, उसके लिए मुझे 13 साल लगे, 13 साल। अब दूसरा रोड बना रहा हूँ भाई, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मालूम है, मेयो हॉस्पिटल से निकलकर शहीद चौक, 3 नल चौक से लेकर हरिहर मंदिर तक, उसको 4 लेन, वो शहीद चौक को गिरा रहे। अब वो रोड को मैंने 7 साल पहले सेंट्रल रोड फंड में पैसे दे दिए, पर बना नहीं, थोड़ा सा बना है। अभी कल लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे आए महाराष्ट्र सरकार से, तो कलेक्टर को अभी आते समय मैंने फोन किया था, तो अभी वो पैसे बांटना शुरू हुआ। तो अब ये पूरा रोड बन के, वो जो इतवारी में जो गंगा जमुना का जो चौक है, जहाँ गंगाराम का मार्केट है, वहाँ भी बड़े मार्केट, लोहे के अच्छे मार्केट बना रहे हैं। अब ये 4 लेन रोड डायरेक्ट पारडी के पुल पर जाएगा, तो आप मेयो हॉस्पिटल से डायरेक्ट निकलकर वहाँ पहुँच जाएंगे। ये पुराना भंडार रोड बोलते हैं। तो ऐसे नागपुर के मोमिनपुरा में हमने एक ब्रिज बनाया, वो मोमिनपुरा से निकलकर डायरेक्ट कड़वी चौक में पंजाबी लाइन पर पहुँचता है। अब बहुत ब्रिजेस बने नागपुर में, ओल्ड नागपुर, उत्तर नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, काफ़ी बदला है। नया रिंग रोड नागपुर का बना यहाँ से जाके। तो पहली बात तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी बनी, और सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे यहाँ जो पारडी में जगह थी, वो सॉलिड वेस्ट की जगह को हमने खाली कराकर 1 रुपये लीज पर वो 110 एकड़ जगह सिम्बोसिस को दी, और आज वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी जगह अभी नरसिंह मुंह जी को दी है। अब नागपुर के बच्चों को मुंबई और पुणे पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं, व्यवस्था नागपुर में हुई। नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो एजुकेशन में भी अच्छा हुआ है। अब ये जो कचरा था, हमने इसमें नई टेक्नोलॉजी लाई है कि कचरे को सेग्रीगेट करके हम कचरे से बायो सीएनजी बना रहे हैं, और उससे फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं, और उसके साथ उसका एक आरडीएफ होता है, वो भी हम लोग बॉयलर में डाल के जला सकते हैं। वो प्रोजेक्ट 2-3 महीने में, 26 जनवरी के पहले इनॉग्रेट होगा, और 28 टन पर डे सीएनजी निकलेगा। और अभी मैं कामठी, कनान, आजू बाजू के गांव का कचरा भी उनको देने वाला हूँ। तो सॉलिड वेस्ट का प्रोसेस होगा, जिससे नागपुर स्वच्छ होगा। नागपुर ये पहला शहर है कि हमने टॉयलेट का पानी 9 साल से बेच रहे हैं, और वो पानी साफ करके हम लोग महाराष्ट्र के कोराडी, खापरखेड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को देते हैं, जिससे हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वी आर द फर्स्ट इन इंडिया, ये हमने इसको बेचा। अब वो पानी से मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके सीएनजी बनाने का मेरी कोशिश थी, अभी तक वो नहीं जमी, पर वो पानी सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम हुआ। और अब इसमें नागपुर के इसमें मेट्रो आ गई। अब मेट्रो जा रही, बुटीबोरी, उधर भी एक्सपांशन हो रहा है, उधर हिंगना जा रही है। तो नेचुरली अब यहाँ आने के लिए प्रॉब्लम, पर आपका प्रॉब्लम क्या है कि स्टेशन से यहाँ आने के लिए आपको तकलीफ है। तो पहली बार देश में हम एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू कर रहे हैं। वो नागपुर के रिंग रोड पर घूमेगी, और एक मेट्रो आपके यहाँ भी घूमेगी पूरी। और वो बस जो है 135 सीटर है,
वो बस स्टॉप पर जब खड़ी रहेगी तो 20 सेकंड में 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी। सामने से एंट्री होगी, एसी बस है, उसमें एयर होस्टेस होती है, बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और बस की एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, सामने टीवी होगा, और बस का टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब तो वो आप जब वहाँ से निकलेंगे खापरी स्टेशन से, तो यह बस हर 10 मिनट में हर मिहान की जगह पर घूमेगी, तो आपको अब स्कूटर लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट में भी नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अजनी और हमारा मेन स्टेशन की दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। नागपुर टू इटारसी, नागपुर टू वर्धा, नागपुर टू गोंदिया, ये बन रही है, चार रेलवे लाइन 4 लेन की। और नागपुर में बुलेट ट्रेन के लिए भी हमने बना के रखा है अभी, और अब 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आपने देखा होगा वो जो अशोक चौक में जैसा रोटरी बनाई है, वैसे मेडिकल चौक में बना रहे हैं, और उसको अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट बना रहे हैं, और सब लोग नीचे जाएं, ताकि मेडिकल चौक में एकदम डायरेक्ट वो सिग्नल लेस होगा, जैसे अशोक चौक बन रहा है। तो नेचुरली उससे डायरेक्ट नागपुर के बाहर जा सकते हैं। और नागपुर के जितने गोडाउन की जगह है उनको सबको हम अभी ये जो हमारा बूटी बोरी के बाद जो जगह है वहाँ हमने जगह आइडेंटिफाई की है, और नागपुर के बड़े बड़े गोडाउन सब उधर लेके जा रहे हैं। और अजनी में जो जेल है वो भी ट्रांसफर हो गया है, उसका भी काम शुरू हो गया है। और जेल में हम जो बना रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से कितने लोग इटली गए हैं, जर्मनी, फ्रांस गए होंगे? वहाँ क्या होता है कि शहर के अंदर में एक टाउन हॉल होता है, पत्थर लगा हुआ है, सब बड़ा बड़ा एरिया होता है, लोग बैठे रात को 12-12, 2-2 बजे कोई म्यूजिक बजा रहा है। तो ये पूरे जेल की जगह पर इरिगेशन की कॉलोनी, नेशनल कॉलेज के बाद में इसको सबको निकाल के ये बस स्टेशन एसटी का और प्राइवेट वो भी है, वैसे वहाँ भी बस स्टेशन बना रहे नया ग्रेट नाग रोड पर। और ये जो होगी जेल की जगह, ये नागपुर का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। वो होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रीट फूड है वो भी मिलेगा, पर लोग बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम अभी उसकी भी शुरुआत हुई है। तो नागपुर में फ्रूट वेजिटेबल के 15 मार्केट बना रहे हैं, मटन मार्केट 10-12 बना रहे हैं, है ही नहीं हमारे पास, ताकि लोगों को क्लीन इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ें मिली। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, उसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति को अच्छे रोड बनने चाहिए, बिजली, पानी, रास्ते, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है। ये यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब नागपुर उसमें काफी इंडेक्स में आगे निकल रहा है, और इसलिए ग्रास रूट लेवल पर जो प्लानिंग है छोटा छोटा, ये उसी समय आपको समझ में आएगा कि व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। केवल आप आपके ऑफिस में बैठकर बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। ग्रास रूट लेवल पर आपके प्रॉब्लम क्या है ये आपको देखने होंगे। अभी मैं किसानों में काम करता हूँ, हम लोग वाड़ी के पास बहुत बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, फिर वहाँ आने के लोगों के लिए रिंग रोड पर 5 स्टार होटल एकोमोडेशन बना रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि शहर की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द पीपल, यहाँ के यूथ की आवश्यकता क्या है, यहाँ के मार्केट्स कैसे बने, यहाँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हम सब प्रकार की, अभी मेरी कल्पना है, मैं अनुभव कोविड के बाद बदला हूँ। मैं पहले बहुत अनऑर्गेनाइज इंडिसिप्लिन था, अब मैं रोज 2.5 घंटा आज व्यायाम करके आया हूँ, एक दिन मेरा छूटता नहीं। अगर 9 बजे का भी फ्लाइट होगा तो मैं 5:30 बजे उठ के बराबर सब करके फिर निकलता हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप आपके लाइफ में पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो। हेल्थ इज वेल्थ। नहीं तो आप सब कुछ करोगे और आपको हार्ट अटैक आएगा 45 में, क्या मतलब आता है। मैं एक बात ऐसी बोला था तो वो बहुत वायरल हुई कि नॉलेज, ज्ञान, सौंदर्य, सत्ता और संपत्ति ये कायम नहीं रहती, ये बहुत नश्वर है। आज की सबसे सुंदर महिला जो है
वो 15-20 साल के बाद कोई उसके तरफ देखने वाला नहीं है, ने सौंदर्य कम होने वाला है। आज का ज्ञानी है, वो कल 10 साल के बाद उससे और पैदा होंगे तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात, अगर लॉन्ग टर्म लाइफ में अच्छा जीना है तो हेल्थ इज वेल्थ। आप मेरे जैसे हर आदमी की वीकनेसेस और स्ट्रांग होती है, कोई न कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेसेस होते हैं। खाना पीने में मैं फूड स्ट्रीट का बहुत मुझे आदत है खाने की। अब मैं खाता हूँ, मेरी नीयत में कम नहीं पड़ा पर वॉल्यूम कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आप, अभी मैं इस 4 बाजू में नागपुर के 300 खेलने के मैदान बनाकर 1 लाख गरीब के बच्चे खेल सके, ऐसा प्लानिंग मैंने किया है। और 3 जगह पर तीन बड़े क्लब बनाने का प्लान किया है। जो बड़े लोग पैसे देंगे थोड़ा तो उसे खड़ा करेंगे, तो जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है। हमारे ऑडिटोरियम में आज हमारे यहाँ श्रेया घोषाल का कार्यक्रम है, सब टेंशन में है, आज लाठीचार्ज होगा करके, क्योंकि 50-60 हजार लोग आते हैं। अब कहाँ से और आगे और घुस जाते, बोलते अंदर छोड़ो, कहाँ से जाएंगे। तो मेरा सपना है, मैंने कल देवेंद्र जी को कहा कि मैं गया था बार्सिलोना स्पेन में, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टेडियम है वहाँ, तो उसके फोटो निकाल के मैंने लाया और हबीब खान को कहा कि इस पर स्टडी करो। तो ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ क्योंकि ये मेरा सपना है। आई डोंट नो कि मैं ये पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑडिटोरियम भी ऐसा बने कि, अब प्रॉब्लम्स है, मैंने म्यूजिकल फाउंटेन हमने इतना अच्छा बनाया, कोई लेना नहीं देना नहीं, 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, अब जीत गए केस, तो 15 करोड़ की केबल डिस्ट्रॉय हो गई। अब 15 करोड़ की केबल डिस्ट्रॉय हो गई तो अब सब बोलते हैं पैसे हम कहाँ से लाए। अब मुझे भी समस्या है कि पैसे कौन से हेड से लाए। म्यूजिकल फाउंटेन खड़ा है, पर मैंने कहा नहीं, विल फाइंड आउट द वे आउट। द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। देयर आर प्रॉब्लम्स। और नेहरू जी कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। जितने लोग हैं उतनी समस्या है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द लीडरशिप? द टेस्ट ऑफ द लीडरशिप, द कैपेबिलिटी ऑफ द लीडरशिप जो है वो ये है कि लॉट ऑफ पीपल दे कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। किताबों में कितना अध्ययन करना है करिए, जरूर करिए, अच्छी बात है, पर लेट अस मेक परफॉर्मेंस ऑडिट। ये जो इंटेलेक्चुअल सब डिग्री वगैरह मिलेगी, ठीक है, अच्छी बात है, पर परफॉर्मेंस ऑन ग्रासरूट लेवल, सक्सेस स्टोरी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पर जो जो लोगों की कमियां है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है, अड़चने हैं, सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है। मैं अगर ना का पाड़ा पढ़ूं तो आपको 2 दिन में भाषण दे सकता हूं, मैं उसमें समय नहीं गवाता। मैं ये कहता हूं कि नहीं, जो होगा सो होगा, इसको ठोक के इधर हुक और क्रुक करना ही है। ऐसा कैसा नहीं करता, सीधा नहीं करेगा तो टेढ़ा करेंगे। मैं मेरे लाइफ में स्टूडेंट्स के समय जब था तो नक्सलाइट मूवमेंट में थोड़ा सा मेरा इंक्लेशन हो गया था, तब उसमें एक सिखाया जाता, जो व्यवस्था न्याय नहीं देती उसको उगाड़ के फेंको। तो मैं वो बात पक्की याद रखता हूँ, जो नहीं सुन रहा उसको उगाड़ के फेंको, सारे तोड़ो। वी मस्ट, शो मस्ट गो ऑन। हमें हमारा टारगेट पूरा करना है, हमारा सपना पूरा करना है। सपने अच्छे होते हैं, और जो लोग सपने दिखाते हैं जनता उन पर बहुत खुश होती है, और दिखाए हुए सपने जो पूरी नहीं करती जनता उनकी पिटाई करती है, और जो दिखाए हुए सपने पूरी करती है जनता उनके ऊपर प्रेम करती है। यू नीड टू सपने देखना, डीपीआर बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, सेमिनार करना, ये ठीक है, पर मैं आखिर में एक बात कहकर जाऊंगा कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, and if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. आप ऐसे नहीं है।
इसलिए मैं आपके पास आया हूं। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग। एक एक बूंद जब तय करता है कि मैं पानी में, सागर में जाऊंगा, तो सागर बनता है। योर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू चेंज द होल सिचुएशन। लो इमेज क्राइम। अच्छा सपना देखो, अच्छा भविष्य देखो और अच्छी विजन प्राप्त करो। मैं अक्सर, एक मेरा बहुत प्रिय वाक्य है, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विजन विथ प्लानिंग, विजन एंड प्लानिंग विथ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, और ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। मैं करूंगा, ऐसे कैसे नहीं होता। जो अड़चने आएगी मैं उस पर मात करूंगा। हो सकता है प्रॉब्लम्स। अभी हम नाग नदी को सुधार रहे, 2400 करोड़ आके पड़े हैं। अब नाग नदी के बाजू में मेरा सपना है कि अंबाझरी तालाब से मैं बोट में बैठूंगा और बोट में बैठकर मैं गोसी खुर्द में जाऊंगा। तो जब मैंने कहा तो लोगों ने हंसा, बोले कुछ भी बात करते हैं। अभी तक मैंने जो कहा वो पूरा हुआ है। कठिन है पर असंभव नहीं है। इफ द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर आप में है तो यू कैन मेक मिरेकल्स। यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ टू मेक मिरेकल्स, और ये सब करने की क्षमता आपको है। पर करने के बारे में एक बार मन में ठान लो, और केवल ये किताबें मत लिखो। ये PhD वगैरह सब अच्छा है, और यानी अच्छा है ना, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैत्री साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज के सेमिनार बहुत अच्छे होते हैं, पर सेमिनार में पढ़ाने के बाद क्या आ गया? अगर वो पढ़ने के बाद अगर उसके साथ अगर प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल पर नहीं होगा तो कैसे होगा? और ये हो सकता है, और ये करने की क्षमता आप में है। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट लक, थैंक यू वेरी मच।